अस्सलाम नाज़रीन, आज जो बंदा हमारे साथ पॉडकास्ट में मैं समझता हूँ कि इंटरनेट जर्नलिज्म में आप जानते होंगे ये पायनियर हैं। वो ये काम शुरू करने में बड़े पैमाने में, लेकिन उनका उससे पहले भी काफ़ी जर्नलिस्टिक करियर है, लेकिन क्योंकि कॉलम्स हम पढ़ते नहीं हैं, अखबार उस तरह पढ़ते नहीं थे, तो हम उनको घुंघराले बालों से जानते हैं। उनके माइक लेके हर जगह दिलेरी से पहुँचते थे और हर किस्म का कंटेंट उन्होंने शूट किया। और मेरे ख्याल से जर्नलिज्म का तकाजा ही ये होता है कि आप अपने ज़ाती ओपिनियंस रिफ्लेक्ट ना करें, मुआशरे में जो हो रहा है वो डिपेक्ट करें, अच्छा है बुरा है सो करें। तो आज हमारे साथ हैं फ़ारूक वरैज भाई, बड़े भाई हैं। फ़ारूक भाई, बहुत शुक्रिया आपका आने का। जनाब आपका शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा देख के। नहीं हाँ, सुनते तो रहे हैं आपको, लेकिन इस तरह से देखना और सेटअप माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है आपका, गुफ्तगू भी अच्छी करते हैं आप। जज़ाकल्लाह खैर फ़ारूक भाई। तो फ़ारूक भाई, जो मतलब मैंने उर्दू पॉइंट की वीडियोस से ही आपका तारुफ हुआ जी। मैं भी सब की तरह अखबार नहीं पढ़ता था, और उर्दू पॉइंट की वीडियोस में मैंने एक चीज़ देखी थी कि आप गेस्ट को अपॉर्चुनिटी देते थे कि वो अपनी बात एक्सप्लेन करे। और मेरे दिमाग में जो जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो यही था कि आप जिसको बुला रहे हैं, जिसको मिल रहे हैं, उसको मौका दीजिए। आज जहाँ पे सहाफ़त खड़ी हो गई है, उसमें सहाफ़त कम ज़ाती ओपिनियन ही सामने आ रहा होता है और सहाफ़ियों की लड़ाइयाँ हो रही होती हैं आपस में। आपके पूरे करियर पर जर्नलिज्म क्या चेंज हुई है जो आप देख रहे हैं? अच्छा, ये एक बड़ा बुनियादी नुक्ता है वैसे, जो लोग शायद आज मिस कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो किरदार है, हमारा किरदार है कि हम ब्रिज हैं, हम सोसाइटी को दिखा रहे हैं कुछ बिल्कुल साफ कि भाई ये ऐसा हो रहा है। और जब मेहमान हमारे सामने होता है तो हम उसको आवाम से मिलवा रहे होते हैं। तो मेरे अंदर कभी भी ये मेरे कभी सर पे सवार नहीं हुआ कि हम लोग जो हैं वो कुछ बदलने जा रहे हैं, मैं माशरा बदलूँगा, मैं हीरो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जब आप मेहमान को बुलाते हैं और हमारी ऑडियंस मेहमान की बात सुनने के लिए आती है, तो हमने देखा कि हमारे कुछ एंकर्स हैं, वो मेहमान को सामने बिठा के पहले ख़ुद तकरीर करते हैं, फिर उसको मौका दे देते हैं। ये भी उनकी मेहरबानी है। तो मुझे शुरू से ये लगता था, मुझे लगता है कि आपका बड़ा मुख्तसर सवाल, और उसके बाद फिर अब आपने अवाम के रूबरू से बिठा दिया। हाँ, आपका अच्छा सवाल होना चाहिए, यानी अवाम का वक्त ज़ाया ना हो, अवाम जो चाहती है वो निकले। अगर वो सामने आपके हुक्मरान है, सहाफ़ी है, या जो भी लोग हैं, बिजनेसमैन है, जो भी है, तो अवाम जो है वो अपनी बात वहाँ पे, उसकी दिलचस्पी की बात वो आ जाए वहाँ से, उसके इंटरेस्ट की, माशरे के इंटरेस्ट की बात आ जाए। तो हाँ, ये चेंज हो गया है। यानी वो चेंज कैसे हुआ है कि अब आपके सामने लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं, उस पर वो राय देते हैं। खबर होता क्या है, यानी सबको पता है कि आज क्या क्या खबरें हैं, आज की 4-5 खबरें क्या हैं, लेकिन लोग बैठ के अपनी राय दे रहे हैं। और मेरे से तो अब ये तकाजा भी हुआ, लोगों ने कहा कि यार आप इस तरह से खुलकर अपनी राय नहीं दे रहे। तो मैंने कहा यार, राय तो हम तो अपना काम करते हैं, प्रोग्राम वगैरह जहाँ पे कोई राय मांगता दे भी देते हैं, ये कोई इतना मसला नहीं। लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि या आप इस तरफ हो जाएं या आप उस तरफ हो जाएं। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये हुआ कि लोगों ने, मैं अभी भी वैसे समझता हूँ मिसाल के तौर पे हामिद मीर साहब हैं या शाहजेब साहब हैं, सवाल पूछते हैं, सवाल में से कुछ निकलता है और आगे निकल जाते हैं। अब आप बहुत से एंकर देखेंगे, मैं समझता हूँ जिन्हें मैं खुद सुनता था, और मुझे लगता है कि सवाल की तवालत है एक तो बहुत ज़्यादा, फिर उनकी ज़ाती तकरीर बहुत ज़्यादा है, ज़ाती राय बहुत ज़्यादा है। और ये तो आप टीवी पे देख रहे हैं ना, मैं तो ये बड़े बड़े जो मशहूर एंकर्स हैं, जब वज़ीर आला वज़ीर आज़म के साथ ब्रीफिंग होती है तो आप तब देखा करें तब क्या होता है। अच्छा, ओह हो, एक साहब ये टीवी कुछ भी नहीं है। एक साहब बहुत मशहूर हैं, तो वज़ीर आला बलोचिस्तान ने अभी हमें बुलाया कुछ 1-2 माह कबल, तो उन्होंने कहा आप चुप करें। वो वज़ीर आला बता रहे थे कि ये हालात है, उन्होंने कहा नहीं आपको नहीं पता, मुझे पता है ये हालात, मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है ये वो। अच्छे खासे बड़े एंकर हैं, तो वहाँ पे लोग हंसना शुरू हो गए, लेकिन उन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा। और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने उनसे पूछा कि आप बलोचिस्तान कितनी मरतबा गए हैं, तो उन्होंने कहा छोड़ें, ये भी नहीं आपको पता ये वो। इसी तरह अनवारुल हक काकड़ साहब ने आखिरी डिनर दिया हमें, वहाँ पे एक सहाफ़ी हैं, एक एंकर हैं, उन्होंने वहाँ पे टेबल पे हाथ मारने शुरू कर दिए कि यू शुड गो टू योर होम, और ये इस तरह से कहना शुरू कर दिया। ये सारी कैमरे के बगैर चूँकि ब्रीफिंग हो रही थी, तो हम बड़ा एंजॉय कर रहे थे। तो उन्होंने बल्कि तो उन्होंने कहा कि आपको आने के बाद ये हुक्म जारी करना चाहिए था, ये करना। सर मैं आपको पता क्या रहा हूँ, हमारे ये जो एंकर्स हैं ना, मैं तो बच्चा हूँ इस फील्ड का, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये इनको ये लगना शुरू हो गया कि इस मुल्क का जो निज़ाम है वो ये चला रहे हैं। उनको ये लगना शुरू हो गया कि प्राइम मिनिस्टर से लेके आर्मी चीफ से लेके हर बंदा,
और खैर इसमें हुआ भी ना, जिस तरह हमारे साबिक आर्मी चीफ ने कहा था हमारे दोस्त के बारे में, सदीक जान के, मैं शेव करते हुए उनकी वो सुनता हूँ, व्लॉग वगैरह सुनता हूँ। तो जब वज़ीर आज़म और मौजूदा आर्मी चीफ सहाफ़ियों से कुछ ज़्यादा मुतासिर नहीं है, वो ज़्यादा सुनते भी नहीं और मिलना भी नहीं चाहते। एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने ये शिकवा किया कि हमने मिलने की कोशिश की, असल में आदत पड़ गई थी ना, आदत पड़ गई थी। पिछले वाले लंबी लंबी बातें सुनते थे, यानी 10-10 घंटे भी बैठ जाते थे। अच्छा, उनका बड़ा स्टेमिना था ये वो। तो हमारे अंदर ये खराबी हुई है जिसने हमें थोड़ा पीछे भी कर दिया है। यानी मीडिया की जो इज्जत इससे पहले थी, मुझे जो अभी सोहेल बड़ाई साहब बता रहे थे कि भाई चंद साल पहले तो ये थे कि हम जहाँ जाते थे, जो मर्जी शोबा होता था, तो सब लोग इस तरह से खड़े हो जाते थे और इस तरह से आपको मान सम्मान देते थे कि जैसे ये लोग पता नहीं क्या है, रिफॉर्मर्स हैं या क्या ये लोग हैं। अब आप यही देखें कि अब लोग कितने व्लॉग करते हैं, कितनी खबरें देते हैं, उसके नतीजे में कितना को हलचल हो जाती है, क्या हो जाती है, अनटिल अनलेस को बहुत बड़ा चैनल या बहुत बड़ा, वरना रोज़ ही लोग व्लॉग कर रहे हैं। एक और चीज़ भी हुई इसके साथ है फरूक भाई, कि आज से 6 साल पहले हमारे पास टीवी चैनल और उस पर एंकर थे, लेकिन अब यूट्यूब की वजह से हमारे पास तो हम लोग हैं, हमारा कोई टीवी का जर्नलिज्म का बैकग्राउंड नहीं है, हम भी बना के एपिसोड्स लगा रहे हैं। अब वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है। मैं एक चीज़ पे हैरान था, पता नहीं आपने नोट किया कि नहीं, वही सहाफ़ी चैनल पे बैठ के जब खबर चलाता है तो जो उसकी सुर्खी लिखी जाती है यूट्यूब के लिए वो बड़ी नॉर्मल सी होती है। वही खबर जो अपने चैनल पे चलाता है, धमाकादार खबर, ठीक है, खान साहब को 5 दिन में निकल जाएंगे, 48 घंटे में ये हो जाएगा, 72 घंटे में ये हो जाएगा। मैं ये हरकतें मैक्रो से समझ आता है कि चलो इन्होंने जर्नलिज्म का पता नहीं, लेकिन बड़े सीनियर बंदे ये हरकतें कर रहे होते हैं। अच्छा चलें, अब आपको इसी से रिलेटेड एक बात बताता हूँ। मेरे से जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल होता था कि खान साहब कब बाहर आएंगे। वो उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं, वो बड़े इस साइड पे बहुत मारूफ हैं, इनकी वाली साइड पे। तो मैंने उनसे पूछा कि यार आप लोगों को आपस में बैठे होते हैं कि आप लोगों को शर्म नहीं आती कि यार आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि भाई खान कल रिहा हो जाएगा, जेल का ताला टूट जाएगा ये। उसने कहा यार ये हकीकत हमें भी पता है, लेकिन यूट्यूब पे हम जो कंटेंट बना रहे हैं ना, हमारा जो ऑडियंस है ना, वो ये मीठा जहर खाना चाहती है और रोज़ खाना चाहती है। उससे रोज़ ये उम्मीद चाहिए कि इमरान खान बाहर आ रहा है, उससे रोज़ ये उम्मीद चाहिए कि इस मुल्क में इंकलाब आने वाला है। ठीक है, तो हम ये मीठा जहर दे रहे हैं। और ये सिर्फ इस साइड का मसला नहीं है, अगर कोई आज हुकूमत की साइड पे बैठा हुआ है तो वो भी तो ये रोज़ मीठा जहर दे रहा है ना, और यूट्यूब पे चल ही रहा है। जब जैसे कोई न्यूट्रल, शायद एक दो लोग हों शायद जो बात दरमियान में करना चाह रहे हो, मंसूर अली खान करते हैं दरमियान की बात, बाकी आप जिनका देख लें, आप थंबनेल देख के आपको पता चल जाएगा किस पार्टी की बात होने लगी। अच्छा, जो बंदा दरमियानी बात करता है ना, उसको दोनों पार्टियां कहती हैं बारीक कार्रवाई डाल रहा है। वो तो आप देखें, वो तो अब आप किसी का कोई यकीन नहीं दिला सकते। एक हमारे पीटीआई के बड़े हमदर्द हैं, उन्होंने कोई लिखा था कि बुशरा बीबी जो है ये बारीक कार्रवाई डाल रही है। तो मैंने कहा उस दिन से डर लगता है जिस दिन आप इमरान खान पे भी इल्जाम लगा देंगे कि बारीक कार्रवाई डाल के आ गए। अच्छा, वैसे पीटीआई के पार्टी में इमरान ना खान साहब से बड़ा खौफ खाते हैं कि जो खान साहब ठंडे ना हुए, को रास्ता ना कटे तो इन्होंने ज़िंदगी जीरन हो जाएगी। उनते आगे बढ़ चढ़ के बयानात भी ये दे रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब ये हुकूमत लेने का मसला हुआ था, इससे पहले एक बैठक हुई थी, नवाज शरीफ साहब बाहर से, तो ये इसलिए कि हिस्ट्री बता देती है कि भाई आगे क्या होने जा रहा है। हिस्ट्री पीछे कहीं ना कुछ हुआ होता है ऐसा। तो यहाँ पे जो उनके नून लीग के पंजाब के ख़ास तौर पे लीडर थे, वो बेहाल थे, बदहाल थे, बल्कि जेलों में थे, इधर थे उधर थे। चंद एक जिनके एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे वाबित थे, उन्होंने अपनी जो कैद है वो हॉस्पिटल्स में गुजारी है। ठीक, हॉस्पिटल ज़रा बेहतर होता है, कदर नरम होता है, फैमिली आ जाती है, फैमिली मिल जाती है। जेलों में ये सहूलतें इतनी मैसर नहीं होती। साद रफीक साहब की बहुत टफ थी, बहुत टफ, बिल्कुल टफ थी। तो वो ना जब ये इजलास हुआ तो मियाँ साहब ने कहा नहीं, हमारा एक नज़रिया है, हमारा एक नारा है, ये इस तरह की बातें हुई ना, तो पंजाब के एक दो लोगों ने कहा कि बस कर दें मियाँ साहब, अब हमसे ज़्यादा मार नहीं खाई जाती, अब वो हमारी उम्रें भी नहीं रही, अब बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब जेलों में जाया नहीं जाता, वहाँ पे बड़ी ठंड होती है, बड़ी गर्मी होती है, बड़े नाजुक हालात हैं, तो आपकी मेहरबानी। तो फिर एक लम्हा ऐसा आया कि मियाँ साहब ने कहा आप लोगों का जो दिल करता है आप कर लें, यानी वो नाराज़ हो गए थे। और उसके बाद फिर ये पीडीएम हुकूमत और ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। यानी उस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह से बात करने में खुद रजामंद नहीं थे, लेकिन यहाँ के लोग सोच रहे थे कि खुद तो साहब बाहर जाके बैठ गए, तो अब हमें तो यहाँ पे बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अब इमरान खान साहब के साथ भी ये मसला हुआ कि इमरान खान साहब जेल में हैं तो वो महफूज है। इमरान खान साहब जेल में हैं तो उनके ऊपर ये बर्डन नहीं है कि 26 नवंबर को सियासी तौर पे से शिकस्त ही कहते हैं,
जब आप नारे बहुत बुलंद करते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है आगे जुल्म हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो आगे लेके डंडे लेके खड़े हुए हैं, आपको नहीं पता उन्होंने क्या क्या करना है आपके साथ। जब वो कह रहे हैं कि हमने ये करना है, जब उन्होंने पीछे कोई हिसाब किताब नहीं छोड़ा, पीछे कोई उन्होंने कोई इंसाफ का तवाज़ुन कायम रखा है, उन्होंने सिस्टम नंगा होकर सामने आ गया। तो आप उनसे कैसे तवक्को कर सकते हैं कि भाई आप कॉल देंगे तो उसके बाद आप जाके बैठ जाएंगे और वो कहेंगे अच्छा इमरान खान साहब को अभी बाहर लेके आते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। तो आपकी ये जो बार बार पसपाई है ना, इमरान खान साहब बाहर होते हैं तो शायद इस वक्त तो उनके ऊपर बर्डन ही कोई नहीं है, वो अंदर बैठे हैं, उनके अंदर बैठ के नंबर बढ़ रहे हैं, उनका तो वोट बैंक बढ़ी जा रहे हैं। एक तो वोट बैंक बढ़ी जा रहा है, नंबर उनके बढ़ रहे हैं। जिस दिन वो बाहर आएंगे, ये लीडरशिप जितनी भी है, इन्होंने वो फौज के बारे में कहते हैं ना, ये 3 साल बाद चेंज हो जाते हैं, ये तहरीक इंसाफ ने इन 4 सालों में देखें लीडरशिप कितनी तेज़ी से चेंज की है। मैं आपको नाम बताता हूँ वो किधर गए हैं सारे लोग, फवाद चौधरी, अली जैदी, फलाना फलाना फलाना, ये सब जो हैं उनकी जगह शेर अफजल मरवत, लतीफ़ खोसा, ये बैरिस्टर गौहर और ऐसे ऐसे नाम जो हम खुद परेशान किए कौन है। तो खान साहब बाहर आएंगे, वो कहेंगे एक और नई लीडरशिप लाओ, जिसको मर्जी हीरो बना देंगे दोबारा से, और वो सारा बर्डन जो है ये इस लोगों पे। ये लोग नहीं चाहते कि अब हम बाहर निकलें, एहतजाज करें, कुछ करें। खान साहब चाहते हैं कुछ ना कुछ चलता रहे सिलसिला हल्की आंच पे। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। नहीं, ये एक रियलिटी है कि मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो निकले थे जीटी रोड पे, जी ठीक है, तो उनकी भी ख्वाहिश थी कि हर जगह वही काम हो। फिर जब बाहर चले गए थे तो उनकी भी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे हो। लेकिन एक चीज़ उन्होंने देखी है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी है, उसके पैसे ना नवाज शरीफ देने, ना इमरान खान देने, ना ही इस्टेब्लिशमेंट ने देने। मैंने और आपने दफ्तर जाना है, रोज़ी रोटी करनी ही करनी है। कब तक हम ये एक सिलसिला डिसरप्शन का जारी कर सकते हैं? रियलिस्टिकली स्पीकिंग, महीना, 2 महीने, 2 साल तो नहीं हो सकता। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस्टेब्लिशमेंट और सरकार को एडवांटेज ये है कि उनके पास मुस्तकिल ताकत होती है, वो वेट आउट करते हैं। टीएलपी ने कितने धरने दिए जी, कोई रिजल्ट उसका उस तरह नहीं निकल सका, उन पे भी जुल्म और बर्बरियत हुई, नून पे भी हुई, अब पीटीआई पे भी हो रही है। वैसे इसका कोई आपको सियासी हल नज़र आ रहा है होराइजन पे या नहीं? मेरे से लोग पूछते हैं टीवी पे, शायद ये बात नहीं कही जा सकती। आप सिर्फ वो जो लोग जाके खान साहब से जो मिलते हैं, आप सिर्फ उनमें से किसी से अगर आपकी कोई इस्लाम दुआ हो तो आप उनसे ये पूछेंगे खान साहब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा आर्मी चीफ उनके बारे में किस तरह से बात करते हैं अंदर बैठ के, जब उन्हें पता है कि हर रिपोर्ट, हर आवाज़ सुनी जा सकती है। इस तरह ही तो मेरा ये ख्याल है कि जब इस रिपोर्ट जाती होगी कहीं पे कि खान साहब किस तरह से याद कर रहे हैं, तो वो रिपोर्ट देखने के बाद कोई भी नहीं चाहेगा कि वो बाहर आए। इस तरह ही है। यानी ये बात मैं टीवी पे इस तरह से नहीं कह सकता, जाहिर है। तो लेकिन बात यह है कि वो किस तरह से मुखातिब करते हैं, किन अलकाबात से नवाजते हैं, उनका जो जोश और जज्बा वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो उसके बाद अगर वो कहते थे ना कि ज़ियाउल हक साहब वाली बात थी कि भाई एक कब्र है, बंदे 2 हैं, तो किसी एक ने जाना है, तो अभी तक तो ये सूरत हाल लगती है। और ऐसी कोई बात नहीं है जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, हम बार बार कहते हैं, ज़ाहिर बात है कि वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ के हुक्म के से दाएं बाएं तो नहीं हो सकती, नहीं उन्हीं गिरफ्त में नहीं हो सकती ना। तो नहीं हो सकती, तो फिर जब तक उनके यहाँ शिद्दत काम नहीं होगी तब तक इमरान खान का मुस्तकबिल जेल ही है। अच्छा, ना बुखार इमरान खान साहब का नीचे जा रहा है, ना ही फौज का जा रहा है, ना फौज का जा रहा है। मैं तो ये देखता हूँ कि हमने 2-3 लोगों के इंटरव्यू किए नून लीग के, जब कोई सवाल पूछे मईशत का, वो बात घूम के 9 मई पे लाएं। अच्छा, मुझे लगा शुरू में शायद मैं मुगालता है, उन्होंने गल समझ नहीं लगी, वो फिर घूम के लाएं। वो फिर वाजे हुआ कि 9 मई ऐसी चीज़ है जिथे फौज ने कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट। नहीं, फौज उससे आगे नहीं बढ़ी 9 मई से, मेंटली भी नहीं वधी, उत्थे ही फंसे ने। ये बात दुरुस्त। या हम लोगों से मिलते हैं, पूछते हैं
ये बात नहीं, और वो कहते हैं कि हम कभी भूलने भी नहीं देंगे, ये दिन नहीं भूलने देंगे हम। एक चीज़ जो हमारे मुल्क में एक तसलसल से हो रही है, जमहूरियत हर किस्म शक्ल में कॉम्प्रोमाइज़ ही हमें मिलती रही है। जो करंट गवर्नमेंट की वर्किंग है, ज़ाहिर है आपकी एक नज़र होती है सियासत में क्या हो रहा है, उनकी क्या फीलिंग्स, एहसास, जज्बात हैं। मगर एक तो होता ना ज़ाहरी एहसासात ਜਿਹੜੇ ਉਹ मीडिया ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, लेकिन विच ਜਿਹੜੀ ਉਹ वर्किंग्स कर रहे हैं कितनी को गवर्नमेंट आज़ाद है काम करने वास्ते? गवर्नमेंट आज़ाद तो ऐसा सच इस तरह से नहीं, मतलब मुझे ये पता चला कि जो अभी कोई कैबिनेट वगैरह, पता नहीं जब भी ये पॉडकास्ट लगेगा तो कैबिनेट में शायद तोसी हो चुकी हो, हाँ इस तरह खबरें आ गई हैं। तो अब जो कैबिनेट की तोसी है, और उससे पहले पंजाब में पार्लिमानी सेक्रेटरी लगाए जाते हैं जो वज़रा के बाद जो देखते हैं पार्लियामेंट में जवाब दे होते हैं। तो उन सब चीज़ों में और जितनी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं तो आपको साबिक जो अफसरान हैं वो नज़र आएंगे, इस तरह। और जो बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं मुशावरत से हुई हैं। तो गवर्नमेंट इस टाइम खुद भी ये रिस्क नहीं लेती कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मशवरा किए बगैर आगे बढ़े क्योंकि ये गवर्नमेंट कमज़ोर है और इसके बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये है कि फ़िल वक्त जो इस वक्त आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ, बात ज़्यादा करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। सोच तो मैं ये रहा था कोई शेर सुना दूँ जिस मुश्किल सूरत हाल में आपने डाल दिया। मिसाल ये है कि सर मैंने एक मेरे ऑफिसर दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे काम है। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा ये पोस्टिंग है। तो मैंने कहा यकीनी तौर पे किसी फेडरल मिनिस्टर या मेरे किसी दोस्त का ये हवाला देंगे और कहेंगे कि आप ज़रा कोशिश करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी फ़लाँ बंदा फ़लाँ ओहदे पे बैठा हुआ फ़लाँ ऑफिसर एक इदारे का, वो ये काम कर सकता है। तो मैंने कहा यार तुम पहले तो कहते थे कि पोस्टिंग वगैरह के लिए वज़ीर आला को कह दो, फलाने को। कहता जी इन्ना तीन नहीं कुछ कर सकते। अच्छा जी। ये फारिग हो गए नहीं। तो अब यानी अगर एक आला ऑफिसर पोस्टिंग के लिए भी उस तरफ देख रहा है तो पंजाब हो या पाकिस्तान चलाना तो इन ब्यूरोक्रेसी नहीं है ना, इस तरह ही है। तो ब्यूरोक्रेसी अगर जिनकी तरफ देख रही होती है, अगर वो उस तरफ देख रहे हैं, तो मैं फिर हुकूमत को कितना को मजबूत और कितना को अच्छा मानूं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफिसर्स जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब को कहते हैं जाए हम आपकी बात नहीं मानते, लेकिन बात बड़ी समझ में आ जाती है। इसकी एक और मिसाल वाक़या देता हूँ। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो 2 दिन बाद उन्होंने वज़ीर आला नहीं रहना था, यानी परवेज़ इलाही साहब का इंतखाब होना था। तो उन्होंने जो IG थे, IG पंजाब, उनको बुलाया। अब सबको कन्वे हो चुका था कि परवेज़ इलाही साहब नए वज़ीर आला होंगे। सर जी 1.5 घंटा उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब था, इंतज़ार करता रहा अपने कमरे में बैठ के। IG पंजाब नहीं आया क्योंकि पावर शिफ्ट हो गई थी। क्योंकि IG पंजाब को पता था कि अब ये किसी काम का आदमी नहीं है, ना तो इसका कोई ऐसा बैकग्राउंड है कि बाद में भी किसी अच्छे ओहदे पे होगा। उसे पता था कि अब ये वज़ीर आला नाम का है। तो मुझे उस दिन समझ आ गई कि ये सिर्फ बात यहाँ तक नहीं होती। सबसे पहले जो पाकिस्तान में इंडिकेटर है ब्यूरोक्रेसी है। मैं जब इलेक्शन से पहले लोगों से मिला तो मैंने उन्हें कहा कि इस्टेब्लिशमेंट या कि क्या लोग असरअंदाज हुए हैं। उन्होंने कहा जी हमें कहा गया है कि अगर एक ज़िले के बड़े ऑफिसर ने कहा कि हमें कहा गया है कि अगर इनको खांसी हो जाए और अगर ये कहें कि हमें खांसी का शरबत चाहिए तो वो भी हम इनको दे दें, यानी इस लेवल पे। तो बात ये है कि सबसे पहले उनको पता चलता है, सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी जिस तरह रुख करती है। इस टाइम में अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई जो काम होना है उधर से होना है, इस वक्त में आपके वुज़रा सिफारिशें जहाँ से लेके आ रहे हैं, इस वक्त में जो कैबिनेट में शामिल होने के लिए लोग जहाँ से सिफारिशें लेके आ रहे हैं, वही पाकिस्तान के असल हुक्मरान है। ऐसे ये मैं इधर मैं पॉडकास्ट में पहले बात कर चुके हैं कि 90s में 2000s में मुशर्रफ साहब जब हम बड़े होते थे तो हम सब PMLN के बड़े लवर होते थे। पंजाब में स्पेशली लाहौर बड़ा बेनिफिशरी रहा है, बिल्कुल, इसमें कोई शक दो राय नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरह माइंड कैप्चर किया, देखिए ना, लाहौर से नून लीग का हार जाना, मैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे। हम तो ये तो कहते थे कि खंबा, कहते थे ना खंबे वाली बात, हम कहते थे खंबा भी ना हो ना, इशारा ही हो जाए नवाज शरीफ का तो बंदा जीत ये शेर है। ये खान साहब ने कैसे मैनेज किया? ये मुझे तो ये 1-2 दिन की बात नहीं है, नहीं, ये तो सालों की मेहनत है। एक बात तो ये, खान साहब गैर रवायती आदमी थे, इस्टेब्लिशमेंट की मदद उनके साथ शामिल रही। इस्टेब्लिशमेंट ने इन लोगों का कद बहुत छोटा कर दिया,
नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इन लोगों का। और अब यही मसला है कि इस्टेब्लिशमेंट चाह के भी इनका कद दोबारा बढ़ा नहीं कर पा रही। और खान साहब इतने बड़े हो गए इन सब के सामने कि सच्ची बात तो ये है कि मैं खुद हैरान होता हूँ। यानी नवाज शरीफ की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस पाकिस्तान में। अगर हम डेवलपमेंट में देखें, चीज़ों में देखें, तो इसमें हमें कोई शक नहीं है। आपका नुक्ता नज़र जो भी हो, आप ये ट्रेड में देख लें। हाँ, ट्रेड में देख लें। लेकिन इमरान खान साहब के साथ मदद शामिल रही, उनके साथ इदारा जो है वो ताउन करता रहा, चीज़ें बढ़ती रहीं, आगे चलती रहीं। और एक बात तो ये है कि नवाज शरीफ जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का जो उनका था वो उन्होंने फिर भुगता भी, वो इसी सूरत में भुगता ना कि अब आपके कद इतने छोटे हैं कि आप लंदन में जाएं या पेरिस में जाएं। अब वहाँ पे मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ। ज़िया शाही साहब ने एक किताब लिखी, मेरा दोस्त नवाज शरीफ। ज़िया शाही साहब मरहूम साफ़ी हैं, उन्होंने वो नायब सदर भी रहे नून लीग के। तो वो किताब सारी तकरीबन तंज पे लिखी गई है। नवाज शरीफ साहब से वो लैदा हो चुके थे, समझ गया, और उनको टिकट वगैरह भी उस वक्त नहीं मिला था, कुछ इस तरह से कोई उनके मसाइल हुए थे। वो किताब मेरे घर पड़ी थी, उसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर थी, ऊपर लिखा था मेरा दोस्त नवाज शरीफ। तो मेरा एक कज़न आया जो लाहौर के एक बड़े मारूफ इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, तो उसने मुझे कहा भाई किस चोर की किताब पढ़ रहे हो? अब वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा बच्चा है। तो मैंने उसे कहा यार तुमने ये किताब पढ़ी है? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता, ये तुमने ये क्यों कहा चोर? उसने कहा जी नवाज शरीफ की किताब है। यानी उसने नीचे नहीं देखा किसने लिखी है, अंदर क्या है ये, और इमरान खान ने बताया चोर है। तो बात खत्म। तो आज का जो बच्चा है, जो आज 20 साल का है, 22 साल का है, 25 साल का है, 26 साल का है, उसे पिछले 15-20 सालों में इमरान खान ने बताया है कि इस मुल्क में सिर्फ इमरान खान ठीक है, बाकी जितने लोग हैं वो चोर हैं। या इमरान खान नहीं है कहीं पे खड़ा तो बाकी बात ख़त्म होगी बात। वो इससे आगे सुनने नहीं चाहते। और अगर आप समझाने की भी कोशिश करें, मैं पंजाब कॉलेज के लड़कों से बात की, 3-4 मुझे मिल गए। मैंने कहा बताएं क्या चल रहा है, इंटर के बच्चे थे। मैंने कहा हुकूमत क्या कर रही है? उन्होंने कहा फारिग है ये। मैंने कहा क्या फारिग है, मरीम नवाज क्यों फारिग है? उसने कहा जी बस नवाज शरीफ की बेटी है, फारिग है। तो ये नहीं मसला। अब मैं इन्हें कहता हूँ कि नून लीग वाले मीनार पाकिस्तान खड़ा कर लें दोबारा। ये बच्चे इस तरह से नहीं है वापस आने वाले। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको डेवलपमेंट करवा के वापस आएंगे। इमरान खान ने जो फौज का, इस्टेब्लिशमेंट का जो टूल था जिससे वो लोगों को छोटा बड़ा करते थे, वो टूल खुद पकड़ा अपने हाथ में। और अब वो टूल सिर्फ इमरान खान के हाथ में, इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में भी नहीं है। अल्लाह माफ़ करे जो मिसाल मैं देने लगा, प्लीज़ मुझे रेस्ट ना करना। लेकिन आप कह रहे हैं कि फ़ौज की बंदूक लेके उन्होंने दिखाती है। बिल्कुल ऐसे हुआ। मुझे जवाद अहमद साहब ने ये बात कही कि पीटीवी के ऊपर जो बंदा आता था ना, वो हीरो बन जाता था। एक वक्त ऐसा था, ठीक है। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा टूल था कि पीटीवी पे बैठा दो, और उन्होंने कहा बड़े नैले दैले भी वहाँ पे हीरो बन जाते थे। क्यों? लोगों के पास एक ही टीवी था, जब आप बार बार दिखाएंगे वो। इमरान खान साहब के ज़रिए जब हमने कवरेज की ना कि इमरान खान साहब के धरने 100 बंदा बैठा है या 200 बैठा है, हमने 2 घंटे लाइव दिखाना है सर, हमने लोगों के ज़हनों पे इमरान खान को तारी कर दिया। अब हम उतारना भी चाहे तो नहीं उतार सकते। मैं आपको बताऊं, मुझे हसान न्याजी अभी अंदर हैं फौज की अकादमी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने मुझे कहा तुमने मेरा हाथ पकड़ लेना। हम ज़मान पाक में काम के लिए जा रहे थे इलेक्शन के करीब। तो उन्होंने कहा मेरा हाथ नहीं छोड़ना। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं मुझे, मतलब ये? तो उसने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, हमने बाहर गाड़ी लगाई और हम अंदर जा रहे हैं इमरान खान साहब। अच्छा, उसकी ग्रिप भी तगड़ी मजबूती ना उन्होंने पड़ेगा। अच्छा, पुराना सारा दोस्त है वो। पता ये मुझे अंदर जाते तक तकरीबन 500-700 लोगों ने उसके साथ तस्वीर बनवाई। तो मुझे लगा कि मेरे साथ हसान खान न्याजी नहीं, इमरान खान न्याजी चल रहा है। यानी लोग उस पर टूट पड़ते थे इस तरह। तो उसने वहाँ पे करीब जाके कहा, हमें काफ़ी देर लग गई, आधा घंटा इतना लग गया होगा। तो उसने कहा कि मैंने इसलिए कहा था कि वो लोग इतना ज़्यादा वरना गैप साटा बहुत हो जाता। तो भाईजान ये उस वक्त की बात है जब मुर्शद चौक और ये हो गया था। तो अब आप ये देखें कि इमरान खान जो है वो इस वक्त जहनों पे सवार है, और ख़ास तौर पे ये नई नस्ल है, इसको पिछला कुछ नहीं पता कि कौन नवाज शरीफ है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, फलाना। इनको सिर्फ एक सियासी रहनुमा याद है, उसका नाम है इमरान खान। अब ये जिन्होंने बनाया था वो सोचें, ठीक है, उनका काम सोचे। अच्छा, हमारा काम खत्म हो गया। इसकी और वैसे एक चीज़ जो तुहाडी इंडस्ट्री नाल असीं गिला करांगे जी, कि मैनूं याद है 11, 12, 13, 14, 15, 16 हर शाम खान साहब टीवी ते हुंदे सन, ठीक है। बल्कि बाद च निजी महफिलें च जियो मनिया भी,
नहीं, साढ़े तो गलती होगी सी। नहीं, मीडिया मान रहा है वो, क्योंकि जैसे उनकी हुकूमत आई सबसे पहले मीडिया को उन्होंने साइड किया पे था। लगाया, और वो बिल्कुल उनकी ट्रम्प की तरह की सोच थी। वो सोचते थे कि मीडिया जो है वो गलत, और जो उनके हक का मीडिया वो ठीक है। जो अब आप ये सिंपल आप देख लें, अगर कोई बंदा इमरान खान साहब की तारीफ, इमरान खान साहब में बहुत खूबियाँ हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा नवाज शरीफ की तारीफ कर दे, नवाज शरीफ की डेवलपमेंट की तारीफ कर दे, मैं कर दूँ आप कर दें, तो क्या हमें इमरान खान के जो चाहने वाले हैं वो हमें 2 नंबर लिफाफा साफी चोर फ्रॉडिया नहीं कहेंगे? जो उनके दिल में आएगा, जो उनके दिल में आएगा, बेशक बात सच हो, बात सच हो, बेशक ठीक है। ये हिम्मत तो उनके किसी लीडर में नहीं है कि कोई खूबी एक खूबी पे बात कर दे नवाज शरीफ की। जो करेगा उसको वो नीचे उतार देंगे। जो करेगा उसका हाल क्या होगा? शमशान बुखारी यहाँ वज़ीर इत्तलात थे, तो ऐसे एक माह के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं पीपल्स पार्टी में वज़ीर रहा हूँ, जरदारी इन लोगों की मैं इज़्ज़त करता हूँ, मुझे खान साहब कहते हैं देखो मेरा टाइगर जिस तरह चौहान जिस तरह करता है उस तरह करके दिखाओ। वो नज़ीर चौहान, नहीं वो फैजुल हसन फैजुल तो जिस तरह मेरा टाइगर वो करता है उस तरह करके दिखाओ। अब फैजुल हसन चौहान साहब क्या करते थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अब उनका रुख बदल गया। वो आप देखें किस तरह से बुलाते थे, मरियम सफदर नवाज शरीफ को क्या कहते थे, रदीफ काफिया क्या मिलाते थे। तो शमशान बुखारी ने कहा भाई मैंने नहीं करनी वजारत, मेरे से नहीं होगी, ये मुझसे खुद ही ले लेंगे। उन्होंने ले ली, 1 महीने बाद ले ली थी। शेर अफजल मरवत ने जाके ख्वाजा आसिफ ने कॉरिडोर से मिला ही है बस उसके बाद वो क्या हुआ उसका हाल? नहीं तो पहले टिकटॉक पे हर जगह शेर अफजल मरवत था, टिकटॉक से ख़त्म नहीं हो रही थी। यही इनकी खूबी थी। जो खूबी क्या थी कि इन्होंने कहा जी हर बंदा चोर है, हमने किसी से बात नहीं करनी। इसी में ये फंस गए हैं। हुआ क्या है, आज का आर्मी चीफ नहीं बात करना चाहता किसी से, आज की इस्टेब्लिशमेंट नहीं बात करना चाहती, या वो कहीं उन्हें यकीन नहीं है कि ये इतने ट्रस्टवर्दी नहीं है कि ये जो बात कहते हैं वो पूरी करते हैं। अब आपने मुज़ाकरात किन से होते थे? सियासी लोगों से होते थे। इमरान खान, नवाज शरीफ जब बाहर था, जेल में था, तो नवाज शरीफ भी सियासी लोगों से बात हुई ना, चलो इस्टेब्लिशमेंट भी बीच में शामिल होगी, लेकिन तो बात हुई ना। अदालत ने कुछ कहा, टेस्ट हुए, यास्मीन राशिद ने आगे कहा कि हाँ जी वाकई बीमार है, कोई माहौल बना ना, फिर वो बाहर गए। उसके बाद फिर लोग मिलते रहे, यहाँ तक कि इमरान खान की वो हुकूमत जो हमें लगता था 10-15 साल चलेगी, 3.5 साल में वो हुकूमत ख़त्म हुई और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए, जो असि सोच नहीं सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो कुशन था वो क्या था? सियासी लोगों से बातचीत। अब सियासी लोगों को चोर फ्राडिया 2 नंबर कहते रहोगे तो वो आपके साथ क्यों बैठेंगे? यही वजह कि ख्वाजा आसिफ यहाँ पे बैठ के कह रहा है कि भाई कोई चक्कर नहीं, कोई सीन नहीं। तो नून के अंदर लोग कहते हैं कि भाई ये, मैंने एक बड़ा जमहूरी आदमी, नाम नहीं लेता, मैंने उनसे कहा यार आप ये कैसी जमहूरियत है कि आप इमरान खान के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसने मुझे कहा भाई ये जमहूरियत से एक ऊपर की बालातर एक बला मिल गई हमें, पहले हम इससे निपट लें, उसके बाद जमहूरियत की बात करेंगे। अच्छा, वैसे इमरान खान के वाले से कहा ये चीज़ें अब इस्टेब्लिशमेंट भी तकरीरों में, पॉलिटिशियंस भी तकरीरों में कह रहे हैं कि जमहूरियत है, खान साहब वखरे ने। हाँ, बेसलिए कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरियत दे जेड़े भी प्रोटेक्शंस ने उन्हें तो हटा दिए जान। क्योंकि जमहूरियत उनको प्रोटेक्शन दे रही है ना। मेरे जैसा बंदा खड़ा होकर कहेगा कि भाई इमरान खान के साथ जुल्म क्यों कर रही हैं, मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं करता, मैं कहूँगा कि यार आप ये जुल्म कर रहे हैं, आपको अगर पार्टी का निशान छीनने वाली बात है, मैं उससे इतफाक नहीं करता। हाँ, चाहे वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ये फैसला दे रही है। मतीउल्लाह जान साहब जिनसे पीटीआई नफरत करती थी जी, उन्होंने तो साफ कहा था कि ये डिसीजन किस वजह से आ रहा है। जी, तो बात ये है, लेकिन खान साहब को भी सोचना चाहिए कि वो उन्होंने नफरत की इतनी बड़ी दीवारें खड़ी की हैं कि वो आज उनके सामने खड़ी हो गई हैं आंखें, कि वो खुद भी उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे। मुझे लगता है, उस दिन से डर लगता है कि सियासतदान बिल्कुल उनकी बात ही सुनना बंद कर देंगे। तो आज का जो माहौल बना हुआ है, मुझे तो पाकिस्तान की सियासत का भी डर लगता है कि पाकिस्तान में शायद चंद सालों बाद सियासत उस तरह से रही ना, अभी भी टगे टोकरी हो गई है। जो लोग कि सियासी थे, जो लोग सियासी बात करते थे, फाहम तफहीम की बात करते थे, वो कहाँ पे खड़े हैं? कहीं बहुत पीछे चले गए हैं। और जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के करीबी हैं वो आज बड़े बड़े ओहदों पर भी हैं, उनको मज़ीद ओहदे मिल रहे हैं, उनको मज़ीद ताकत मिल रही है। ऐसे में फाहम तफहीम की बात कौन करेगा? ज़रूरत ही नहीं है इसकी। जिसको जो चल रहा है चलता रहे। फिर मैंने एक बात और की कि इस दफ़ा जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है इलेक्शन में चीज़ों का, शायद ये अगले कई सालों तक ये हमारा पीछा करती रहेंगी जिस तरह से चीज़ें हुई हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बता सकता, आपका भी एक सेटअप है, हमारी भी नौकरी है,
ठीक है ना, लेकिन ये नुकसानदेह है। मैं सियासी लोगों से मिलता हूँ तो उन्हें यही कहता हूँ कि आप लोगों ने जो जुल्म किया है किसी के साथ अपने पे आती गुलाड़ी मारी है, मारी है, सिर्फ कल्ले होते तो नहीं मारी। जी 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 जी। इसमें असल में ये आपने अभी ये बात की ना कि आपका भी सेटअप है, मैं भी नौकरी करता हूँ, ये जो आपका साफ्ती करियर है, धमकियाँ शमकियाँ प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक दो मतलब इस तरह हुआ कि भाई फ़ोन आया, अगर हम सिर्फ इस तरफ देखें तो जी आपने जी मुलाकात करनी है, आपने आना है, तो ठीक है जी, मैंने कहा अच्छा मिलेंगे, आएंगे। फिर तीसरी मरतबा कहा गया कि यार आप आएंगे या हम आपको लेके जाएं। तो जी क्या मैं आ रहा हूँ? तो मैंने फिर किसी दोस्त से मदद मांगी, जिस मैंने उसे कहा यार इस लेवल का आदमी है, वो पहले इस तरह से, तो आप तो ये धमकी हो गई ना ये वाली बात। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं मैनेज करता हूँ। उन्होंने मैनेज कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं आप ना जाएं, ईजी हो जाए, वो मैं कर लिया मैनेज। वैसे अगर इधर मीटिंग वगैरह के लिए कहीं बुला लें तो हम चले जाते हैं। धमकी में कोशिश ये की है कि मैं इस स्कूल ऑफ थॉट से ज़्यादा इत्तेफाक करता हूँ जो मुजीबुररहमान शामी और सुहेल बड़ाई साहब वगैरह का है, कि आप अपनी बात कहें और इस अंदाज से कह दें कि चोट भी लग जाए और आप गिरफ्त में भी ना आए। यानी बैट्समैन वो है जो क्रीज पे खड़ा होके खेलता रहे, जो बोल्ड हो जाए तो आप उसको सिर्फ इसी तरह याद रखेंगे कि यार वो सिफर पे आउट होके घर चला गया था, चाहे वो जिस मर्जी जज्बे से आया था, जो मर्जी था। तो हमारे इधर तो लोगों को भूल जाता है। मैं आज बहुत खुले अल्फाज में बातें करके निकल जाऊं और तीसरे दिन ना मैं चैनल पे रहूं ना किसी जगह पे रहूं, तो मैं अपनी जो बात कह रहा हूं वो भी ना कह सकूं, तो क्या बेहतर है? आई थिंक अवाम एक और चीज़ भी रियलाइज़ नहीं करती कि वो तो चाहते हैं कि हर कोई खुल के बोले, उसके जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो उस बंदे को और फैमिली को के लिए भुगतने होते हैं। सर स्टेक पे आवाम का कुछ नहीं है ना। यानी अगर मुझे 10 बंदे बाहर खड़े होकर कहना शुरू कर दें कि आज बोलो पाक फौज के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फलाने के खिलाफ, मैं एक बात कर रहा हूँ, या सियासत फलाने सियासतदानों के खिलाफ, यहाँ पे तो सियासत पार्टी भी तो माफिया बन चुकी है ना। आप बोल के देखिए, आपके घर वालों की तस्वीरें लगा देंगे। इस तरह ही है। किसी पार्टी के खिलाफ बोलने की हिम्मत करें, आपका नंबर तकसीम कर देंगे, आपकी रात तक आप देखें कितना आपको डिस्टर्ब करते हैं। नहीं, मुझे पता है लोगों ने नंबर चेंज किए थे ऐसे। जी बिल्कुल ऐसे हुआ है, बिल्कुल ऐसे हुआ है। लोग अपने मीडिया से वो बांट देते हैं नंबर, वो कहते हैं आप इनको गालियाँ निकालो, ये देखो इसने फलां के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में बुरा कहा, इमरान खान के बारे में बुरा कहा। तो स्टेक पे बाहर जब हम जाते हैं लोग कहते हैं खुल के बोलें, और भाई खुल के बोलें, मेरा एक चैनल है जिस चैनल पे मैं बात करनी है, जिस दिन आप उस चैनल पे आओगे मैं देखूंगा आप कितना खुल के बोलते हैं। इसकी सादा सी मिसाल ऐसी है कि ताबिश हाशमी जब यूट्यूब पे बैठ के अपना शो कर रहा था तो हर तरह की बात कर रहा था, हाँ हाँ, तो जब जियो पे आए तो वो बातें क्यों नहीं कर रहे? मैं समझता हूँ शो उस वक्त ज़्यादा मज़ेदार था, अब मैं उस तरह नहीं देख रहा। नहीं था ना। क्यों क्या हुआ? यही तो बात है ना कि आपने चैनल पे जब बैठना है तो उसको एक कैमरा देखता है, उसको 100 इदारे देखते हैं, वो 500 मुलाजमीन का वहाँ पे रोजगार है। हम ये नहीं कर सकते। और फिर प्रोग्राम में एक दिन नहीं ऑनर होगा, मैं जाता हूँ, मैं प्रोग्राम करके आ जाता हूँ। कितने लोगों के बंद है? हामिद मीर साहब का बंद हुआ, और ये मकबूल जान साहब किसका नहीं यहाँ पे बंद हुआ? हाँ, तो हम किस खेत में, मेरा ये ख्याल है कि आप बात करें, और धमकियाँ उस तरह की इधर उधर आती रही हैं चीज़ें, कोई नाराज़ हो जाए। इसके अलावा को क्या कहते हैं, नॉन इस्टेब्लिशमेंट कैरेक्टर की धमकी आई है कभी? मगर कारोबारी हुए, कोई गैंगस्टर हुए, कोई आपकी एक पूरी सीरीज थी, सबसे पहले थे, अब यूट्यूब पे ये मैं कहना चाहता हूँ, ये तो अब लोग कर रहे हैं ना, फर्क होकर वगैरह के, आप तब से कर रहे हैं। वो एक वक्त इस तरह हुआ कि मैंने एक इंटरव्यू किया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि एक दूसरा जो ग्रुप है वो बहुत नाराज़, लाहौर का बड़ा तगड़ा ग्रुप, ये वो नाराज़ हो गए, और नाराज़ हो गए, और वहाँ उनमें कोई लड़का था जो अभी सर उठा रहा था, तो उन्होंने कहा मैं ऐसी की तैसी। तो मैंने किसी को कहा, या मुझे किसी ने कहा जी वो इस तरह कह रहे थे, मैंने कहा ऐसी की तैसी। हम भी बड़े वो था ना, जोश था ये, वो बड़े सवाल पूछे हुए हैं, बुज़ार साहब को खड़ा कर लिया, जी पंजाब को खड़ा कर लिए वो, और मैंने कहा देखी जाएगी। एक सीनियर ने बड़ी बात समझाई, उसने कहा इस्टेब्लिशमेंट क्या, तो मारा जाए ना तो बंदा शहीद कहलाता है, तारीख में उसका नाम लिखा जाता है। कोई 800 रुपया लेके मार देना सड़क के ऊपर, तो लोग कहते हैं कोई दुश्मनी होगी, कोई पैसों का मामला होगा, कोई इज्जत गैरत का मसला होगा, बंदा ही चंगा नहीं, बंदा चंगा नहीं सी, तो सड़क पे लाश मिले, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो कोई वजीर, कोई पुलिस वाला कुछ करे हरकत, तो फिर भी बंदे का एक होता है। तो मुझे बात बड़ी समझ में आ गई, मैंने फिर वहाँ पे उधर भेजा मैसेज कि भाई मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं है। वो एक बंदे ने बात की है, आप भी बात कर लें, मैं आपको अपना भी प्लेटफॉर्म कवर कर देता हूँ। तो वो फिर कहीं जाके कोई बात समझ में आ गई, बीच में एक दो थे कदरदान थे जिन्होंने वो बात मैनेज कर ली। तो ये बड़ा नॉर्मल है कि लोग माइंड कर जाते हैं, और फिर लोगों का साफियों पे गुस्सा निकलता है। साथ वाली पार्टी तो चूंकि आगे असला लेके खड़ी होती है ना। तो इसी तरह
मुझे याद है बुज़ार साहब से जब सवाल पूछा तो उसके बाद पंजाब असम्बली के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे, फोत हो गए हैं, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि आपका बड़ा सख्त ऑर्डर आया कि जब वज़ीर आला आए तो इसको आसपास कहीं नहीं खड़े होने देना। तो जैसे ही वज़ीर आला आता था 6 बंदे मेरे इर्द गिर्द आ जाते थे। मैंने पहला सवाल पूछा था उससे कि आपके वज़रा कहते हैं कि आपको फाइलें पढ़नी नहीं आती, तो ये पहला सवाल था, यानी मैं उसमें सामने खुद नहीं था, वो मोबाइल पे रिकॉर्ड हुआ था, तो तहलका मच गया था। तो वो बुज़ार साहब के बारे में ये बातें थी कि वो बेचारे समझ नहीं पाते, और ये तो बड़ी आम बातें हैं। लेकिन वो पहला सवाल करने के बाद वो चीज़ें मज़ीद ओपन हो गई। तो उस दिन पुलिस वाले भी परेशान हो गए, और एसपी सिक्योरिटी थे वहाँ के, वो रिटायर होने वाले थे, उन्होंने कहा मेरी मुंडा रिटायरमेंट ख़राब कर गया जाते जाते। तो उस दिन फिर मैं रात घर नहीं सोया था, मैंने कहीं अपने इंटरव्यूज़ में बताया। फिर मैं MP हॉस्टल में जाके सो गया। वहाँ पे मेरे थे पीछे देहात वाले मेरे MP हैं, तो मैंने उन्हें जाके मसला बताया, उन्होंने कहा इधर ही सो जाओ। वो भी पाकिस्तान तरीके साहब के थे, उन्होंने कहा यहीं सो जाओ। अच्छा, वैसे लोग ना, ये वैसे आपसे बनता है, मेरा ख्याल है पहला जो एंकर पर्सन इंटरनेट पे बहुत फेमस था वो आप थे। लोग आपको उस तरह पहचानते थे, जानते थे सड़क पे। क्या फीलिंग होती थी? कोई तबीयत में तब्दीली आई थी या नहीं? अच्छा, मैं वैसे एक बात बताऊँ आपको, मैं शायद आप ठीक है इसमें तकसीम अगर इस तरह सीरियस से कर लें, क्योंकि मेरे से पहले यहाँ पे यासिर शामी काम कर रहा था, लेकिन वो जर्नलिज्म में नहीं, जर्नलिज्म नहीं कहूँगा, यासिर शामी का डिफरेंट प्रोग्राम है। हाँ ठीक है, ये ठीक है, मैं उसको जर्नलिज्म के पर्सपेक्टिव में डिफरेंट थी उसकी, डिफरेंट ठीक है। प्रोग्राम है। तो फिर मैं आया हूँ, और ये बात दुरुस्त है आपकी कि शुरू में मुझे लगता था लोग मुझे घूर रहे हैं। अच्छा, शुरू में लगता था लोग ये स्टेप आते हैं बंदे पे। अच्छा, बंदा आपको देख रहा होता है और आपको ये लगता है कि आपको ये घूर रहा है। फिर एक अगला मरला ऐसा आता है कि लोग पहचानते हैं, फिर लोग आपके पास आते हैं। तो अभी बड़ा नॉर्मल है कि मेरे दोस्त जब मेरे साथ चल रहे होते हैं, कहते हैं यार हम बड़ा वो फील करते हैं, लोग ना आते जाते तुम्हें घूर ऐसे देख रहे होते हैं ये वो। तो मैंने कहा मेरे लिए तो अब ये कॉमन है। मैं श्रीलंका गया, मलेशिया गया, थाईलैंड गया, यार कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हो और कोई मिलने नहीं आ गया, या किसी ने मतलब मैं एक दिन छतरी ली थी, बारिश हो रही थी, सिंगापुर या मलेशिया की बात है, तो मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ तो मैंने सुना बड़ा ऐसा। मैंने कहा इधर कौन होगा यार? तो देखा तो उस बंदे ने कहा जी मैं आपकी आवाज़ से पहचाना हूँ, यानी अंधेरा था उस गली में, कम थी रोशनी। तो फीलिंग तो बहुत अच्छी थी, बड़ी ज़बरदस्त के जनाब आउट ऑफ नोवेयर जनाब लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया। फिर कोशिश भी की कि जो काम कर सकते हैं करें, नए नए काम किए उर्दू पॉइंट पे। फिर हम असम्बली के इजलास किए, नैब के वो कवर की पेशियाँ, जो कर सकते थे, नए नए इंटरव्यूज़ किए, डिफरेंट लोगों की बात की। शायद मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो शायद मैं कहता हूँ शायद स्पेस भी थी, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश चंद एक शायद हुए। तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक मैं इसे किस्मत वाला ही देखता हूँ, वरना ना कोई बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ है, ना कोई पेरेंट्स बहुत अच्छी है। इससे पहले यही मैं सोचता था कि जो एंकर होते हैं ना, मैं एक अरसे तक ये सोचता रहा हूँ कि एंकर जो होते हैं बड़े खूबसूरत और मॉडल टाइप होते हैं। अच्छा, ज़्यादातर तासुर था ज़हन में जो न्यूज़ रीडर होते हैं तो वो बच्चे बच्चियाँ खूबसूरत हाँ बड़े वो उनके बाल ऐसे खड़े होंगे, मेरे थोड़े वर्गे नहीं। तो मैं तो इस तरफ आता भी नहीं था, मैं ये सोचता था कि साफ़ी वही होता है जो लिखने लिखाने वाला होता है। ये एक बड़ी टिपिकल सोच थी। वो शुक्र है कि अच्छे टाइम पे इस तरफ निकला है, और ना वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि एक चैनल था उर्दू पॉइंट, अभी भी है, उनका काम अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके साथ आपकी शक्ल सिनोनिमस थी कि उर्दू पॉइंट की वीडियो थे फर्क भाई होंगे, लेकिन उसको फिर क्यों सर 2 साल हो गए हैं मुझे उर्दू पॉइंट से गए हुए, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आ गया, मुझे चैनल ने ऑफर किए, मैं इस तरफ आ गया, अच्छे पैसे थे, लेकिन मैं साथ में अपना पॉडकास्ट करना चाहता था। मुझे इजाज़त वहाँ से भी मिल गई थी, लेकिन मुआशी ज़्यादा आसानी ज़्यादा यहाँ पे मिल गई, ठीक है, यानी उर्दू। अच्छा, फिर मुझे ये है कि कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करें ना। अब 3-4 साल वहाँ लगा लिए थे, तो मैंने कहा अब कुछ नया देखा जाए ना, क्या है भाई ये टीवी वाला क्या फंडा है। फिर मैं चाहता था अपना कारोबार करूँ, अपनी चीज़ें ज़रा आसानी और मजबूती की तरफ लाएं। वो काम करने के लिए मुझे वहाँ पे 30 दिन ही काम करना पड़ता। नहीं, साफ़ी होने के लिए आपको कोई और कारोबार भी करना पड़ता है। साफ़ियों में तो बड़े पैसे होते हैं। साफ़ियों के पास पैसे होते हैं, लेकिन ये चंद एक लोग हैं। अच्छा, लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर है 3000। 3000 में से आपको सिर्फ 20, 25 या 30 लोग मिलेंगे जिनकी तनख्वाह 5 लाख से ज़्यादा होगी, 4-5 लाख से ज़्यादा ना करें। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मेजॉरिटी आपको मिलेगी जिनकी 25,000 से 70,000 तक तनख्वाह है, मेजॉरिटी ये है।
अब मसला ये ना, जो हमारे जैसे सामने आते हैं लोग, उन्हीं को बस समझ लेते हैं कि यही साफत में यही। अब मेरे चैनल में आप जाएंगे तो यार 400-500 मुलाजिम काम कर रहे हैं। उनमें से जो 5-10 लाख 15 लाख वाले हैं वो तो सिर्फ 3-4 लोग हैं। हमारी पूरी इंडस्ट्री में 15 से 20 लोग हैं जो 10 लाख से ऊपर है। 10 लाख से ऊपर पूरी इंडस्ट्री में। चले अब मैं कहता हूँ इस्लामाबाद के भी आप डाल लें, लाहौर वाले भी डाल लें, कराची वाले भी डाल लें, 30 एक लोग होंगे बहुत। अगर आप ऊपर जाएंगे 50 लोग हैं, तो 25 करोड़ लोगों में से 50 ये लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं जिनकी कोई 10 लाख से ऊपर तनख्वाह है। तो बाकी तो मीडिया का बुरा हाल है ना, नीचे तो देखिए ना आप जाके। अच्छा ये बताएं कि एक जो बड़ा एलिगेशन लगता है मीडिया पे कि जनाब, क्योंकि पहले आते हैं बात ही, लोग कहेंगे लिफाफा साफ़ है, ये साफ़ है, वो साफ़ है। लिफाफे होते हैं कि नहीं होते? मैं खुली गल करनी दौर बदल गया जी। अच्छा हाँ, बिटकॉइन आता है। लोग लिफाफे, यार लिफाफे में क्या दे सकता कोई किसी को, आप मुझे बताएं। 1 लाख रुपए दे सकता किसी को? कितना एक लिफाफा काफ़ी है, या तो आप कहें बैग है, एक लिफाफे में कितने को पैसे हो सकते हैं। तो ये था मेरे ख्याल में टिपिकल कि हमारे जो कोई रिपोर्टिंग के लिए अगर कोई आए और किसी को तोहफा देना है तो आपने 5-10 हज़ार रुपया दे दिया, 15,000 दे दिया, 20,000 रुपया दे दिया। अब अगर मेरे जैसा कोई नॉर्मल साफ़ी है तो उसकी एक अच्छी तनख्वाह है यार, मुझे आप हज़ारों में देंगे, मैं तो अब क्या बताऊँ कि वो रोज़ का खर्चा होगा हमारा। मुझे क्या अट्रैक्ट करता है आपका लिफाफा? अगर आप एक MNA MP हैं और आपने मुझे 1 लाख का लिफाफा दे दिया, तो मैं आपको क्या बताऊं कि यार मेरी तो इतनी अच्छी पे है, आप मुझे ये क्या, मुझे तो अट्रैक्ट ही नहीं करता। नहीं, लेकिन लोग सर इसके हालात मुख्तलिफ हुए हैं, लोग कारोबारी मफाद लेते हैं। कोई अच्छा, मुझे इस्लामाबाद के एक एंकर के बारे में पता चला कि जी वहाँ वो एक जो बड़े टाइकून हैं उन्होंने उनको बिजनेस करवा दिया, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी दूसरी टाइप ये होती है कि आपको चैनल से ही तनख्वाह मिल रही है, लेकिन तनख्वाह आपको कोई और बंदा दे रहा है, या आपको वो इश्तिहार आपकी मद में दे रहा है वहाँ पे। जिसका स्कैंडल निकला था उनका जो चैनल बंद भी हो गया है, आप न्यूज़ का, तो यानी उसकी शेप कोई और हो सकती है। अब ये लिफाफों वाली बात पुरानी हो गई है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अगेन ये मेरा एक आइडिया था, हमारा प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड है, वहाँ से इस काम में आते हुए मेरा ये आइडिया था कि सहाफ़त का काम होता है कि उन्होंने हुकूमत की गलतियाँ पॉइंट आउट करनी होती हैं, माशरे में जो इलीगल काम करे उसको पॉइंट आउट करना होता है। लेकिन अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि जो बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं उनके भी हाथ होते हैं मीडिया के अंदर, वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो चीज़ कवर नहीं होती। ये प्रॉब्लम आपको फेस होती है या नहीं? सर डेफिनेटली होती है ना, कि अब हर जो बड़ा टाइकून है प्रॉपर्टी वाला, ये वो उसका तो चैनल है, इस तरह ही है। तो अब आप किसी से जाके प्रॉपर्टी वालों की स्टोरियाँ सुने ना, हाँ जी, एक बात है, मैं खुद जिस चैनल में हूँ प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, मुझे नहीं पता, मैं 2 साल पहले उनके साथ जुड़ा हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आपको बात करूँ, जो वो तनख्वाह देते हैं, जो अपने मुलाजमिन के साथ रवैया रखते हैं, उनका बहुत अच्छा है। मार्केट में बहुत से लोग हैं, सबके चैनल्स हैं, लेकिन आप मार्केट में प्रॉपर्टी के मुतासिरीन भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बात ये है कि मैं चैनल के ऊपर चलाना, एक बात तो ये कि पैमरा का चेकअप है मेरे ऊपर, ये वो। दूसरा ये कि ज़ाहिर बात है कुछ लोग पावरफुल हैं, लेकिन मैं कहता हूँ उसका तोड़ आ चुका हुआ है। अब मेरा चैनल मुझे ये नहीं डिक्टेट करता कि आपने अपने यूट्यूब पे क्या कहना और क्या नहीं कहना, आपको पूरी इजाज़त है। मुझे पूरी इजाज़त है। मेरा चैनल, मेरे जो हमारे जो चेयरमैन हैं उनके भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आ गए, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर से मैंने बड़े तल्ख सवालात किए, चीज़ें की 9 मई के बाद। तो हमारी टीम ने कहा जी कि वो तो उधर से हमारे वो रहनुमा हैं और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो मैंने उन्हें कहा अगर मालकान कुछ कहेंगे तो फिर बताना। सर जी कुछ नहीं कहा उन्होंने, कुछ नहीं कहा उन्होंने। लेकिन ये यूनिक चीज़ है, ये हाँ ये यूनिक चीज़ है। वरना होता ये है कि ये नीचे वाले लेवल पे होता क्या है, क्या आपकी जो नीचे वाली ब्यूरोक्रेसी होती है, मैनेजमेंट होती है ना, वो खुद ही कह देती है साहब दा दोस्त है, साहब दा दोस्त नहीं है, साहब दा दोस्त है, साहब दा दुश्मन है, तो ज़्यादा वफादार जी। ये लोग काम खराब करते हैं। मालिक शायद कहना भी ना चाह रहा हो, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये बिजनेस है, ये महंगा सेटअप है, ये मॉडल है, ये यही लोग चला सकते हैं, इन्हीं लोगों की वजह से ये चल रहा है। और फिर आप पाकिस्तान टेलीविज़न पे हर बात तो नहीं कह सकते, एक बात है सरकारी टीवी है, आप पाकिस्तान टेलीविज़न पे भी हर बात नहीं कह सकते। तो एक हदूदों की यूथ तो है ना, बहरहाल मौजूद है। तो ठीक है, हम कहते हैं जी ठीक है, हमें कहते हैं जी आप प्रॉपर्टी पे लाइट से बात ना करें, फलानी चीज़ पे बात ना करें, तो हम कहते हैं ठीक है,
इस्टेब्लिशमेंट भी तो इतनी चीज़ें कहती हैं, हम उनकी मान लेते हैं, हुकूमत भी तो कहती है। तो अगर जो ऐसे तनख्वाह दे रहे हैं वो कहते हैं यार इस पे बात ना करें। चलो महीने से कदी भी मान लिया। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हमारा चैनल लॉन्च हुआ तो खुल के हमारे लोगों ने बात की, सबको पता भी था कि यार हमारे उनके भाई हैं, और कभी लोग कहते हैं वो कभी नहीं हमने अपने चैनल में नहीं देखे, ना उनकी कोई खबर पजीराई देखी है। अच्छा, वैसे वो सियासतदान अपने हल्के में रहता ज़्यादातर। यस, और यही वजह है कि जब वो पीटीआई में था तो पूरे लाहौर में पीटीआई हार रही थी और वो जीत रहा था, और जब वो मुस्लिम लीग नून में था तो पूरी मुस्लिम लीग नून जब हारी और वो जीत गया। तो इसका मतलब है कि उसको इस काम की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन हर जगह पे ये नहीं होता, आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सी चीज़ें अपनी मनमानी और चीज़ें होती हैं और चैनल करवाता है। फिर आपने अभी पॉडकास्ट से पहले ऊपर जब हम पानी चाय पी रहे थे तो वहाँ कहा कि ट्रंप का इलेक्शन आप कवर करने गए थे जी। उधर आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की यार कि मैं इस चीज़ पे हैरान था कि एक पॉडकास्टर ने उसकी हमायत की, तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वो क्या फिनोमेनन था? क्या नाम था उनका? जो रोगन। जो तो वो जो बड़े दिलचस्प आदमी, बड़े बिल्डर से भी लगते हैं, तगड़ा आदमी है वो। मैं उधर 20-25 दिन के लिए गया था, तो मैंने देखा कि एक दिन CNN जनाब दे रहा है, बार बार फटे मार रहा है कि जनाब एक पॉडकास्टर नहीं है वो। तो मैंने उसको देखा तो था, लेकिन मैंने दोबारा सर्च वगैरह की, चीज़ें की, तो मैंने कहा यार देखो, आपको पता है इस दफ़ा ट्रंप के जो बेटे हैं उन्होंने ये उनको कायल किया कि हमें इस दफ़ा इलेक्शन कैंपेन में पॉडकास्टर्स के पास जाना चाहिए, और दुनिया की सुपर पावर और उसका सबसे जो सरबराह है उसके इलेक्शन के लिए वो लोग पॉडकास्टर्स के पास गए। ओबामा आज भी वहाँ पर पॉपुलर हैं, उनकी अच्छी शोहरत है, वो पॉडकास्टर्स के पास गए अपनी पार्टी की कैंपेन के लिए, अपने उम्मीदवार की कैंपेन के लिए। तो वहाँ पे जब उसने इंडोर्स किया और एलॉन मस्क ने उसको ये किया, मुतमिन किया या माइल किया, तो उसने जब इंडोर्स किया तो CNN दूसरे चैनल उन्होंने कहा जनाब, और फिर उसने अपनी स्पीच में शुक्रिया अदा किया उसका कि इसकी वजह से। तो ये है हमारे उस मुल्क के पॉडकास्टर्स का लेवल। और आप सोचें कि पाकिस्तान में जो फ़ैन फॉलोइंग के एतबार से सबसे बड़ा पॉडकास्टर होगा, उसको अगर इमरान खान या कोई बंदा या नून लीग या कोई बंदे को वो इंडोर्स कर दे, तो यहाँ पे अवाम क्या उस पर क्या नहीं लगाएगी? वो के जो भी पॉडकास्ट होगा सीरियस नहीं लेगी, कोई सीरियस नहीं लेगी। और चंद एक जो लोग होंगे जो पॉडकास्ट बड़ी संजीदगी से कर रहे हैं, उनकी क्या फैन फॉलोइंग होगी? 5 लाख 10 लाख। जिनकी 50-50 लाख है, वो जिस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप खुद सोचें यार ये हो क्या रहा है। और उधर दूसरी तरफ अमेरिका है, ये नहीं कि वहाँ पे एंटरटेनर मशहूर नहीं है, टिकटॉकर मशहूर नहीं है, बेपनाह है, लेकिन लेवल ये है कि संजीदा बात करने वाले की बात इतनी अहम है कि अमेरिकी सदर इंडोर्समेंट करवा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर पिछले 3-4 साल में संजीदा बात करने वाले प्लेटफॉर्म बढ़े हैं, लेकिन उतने ही बंद भी हुए हैं। सर उतने ही बंद हुए। आप मुझे बताएं कौन सा पॉडकास्ट है जिसकी खबर टीवी बनाता है? पता है? आप कोई एक्टर बुलाएं, वो कहेगी जब मेरा बच्चा हुआ था तो उस वक्त 3 लोगों के साथ मेरा रिलेशन था, जब मेरी तलाक हुई मेरा जो शोहर था वो मेरी पेट में टांगे मारता था। ये खबर बनाएगा हमारा बड़े से बड़ा चैनल भी और नीचे भी, उनकी वेबसाइट बनाएंगे। आप इधर कोई काम की बात कर लें, कोई चक्कर कर लें, वो नहीं बनाएंगे खबर सिर्फ ये बनेगी कि जनाब ये जो थी एक्ट्रेस थी, ये बचपन से ही जनाब ड्रग कर लेती थी, उसने पॉडकास्ट में इंकशाफ कर दिया, और 50,000 से लेके 2 लाख रुपए रेट है इनका। जो ज़्यादा बड़ी हैं वो 4-5 लाख भी ले लेती हैं। सेलिब्रिटी के साइज आप इनको पैसे दें, वो आपको बैठ के खुद कहती हैं कि हम 3 खबरें निकालेंगी, कल देखना तुम्हारी फलां वेबसाइट पे लगा होगा। और लाहौर में और कराची में भी बड़ा आम है। मुझे एक साल हमारे बड़े अच्छे इंडस्ट्री के हैं, तो मैंने उन्हें कहा आपने पॉडकास्ट में आना है। कहता यार तेरे पॉडकास्ट से फ्री आना पड़ा है। मैं कहा क्या मतलब? उनका 2 पॉडकास्ट मुझे लाहौर और कराची में जाने का मौका मिला, वहाँ पे एक जगह पे 1-1.5 लाख और दूसरी जगह पे 2 लाख प्लस टिकट भी मिली है। अच्छा, वैसे जेड़ा एक साडा दोस्त है जेड़ा काम करता है उसी बड़ा मना कीता है कि पैसे देना। मैंने कहा इसका मतलब है कोई आम आदमी गरीब बच्चा पॉडकास्ट ही नहीं कर सकता। नहीं, आप नहीं कर सकता क्योंकि आपको फिर अच्छे मेहमान बुलाने, अच्छे मेहमान से मुराद जिसके ऊपर खबर बनेगी, पाकिस्तानी मीडिया बनाएगा, उसके पैसे देने पड़ेंगे, तो वो मुमकिन नहीं है। आपको पता है कि आज तक कोई स्पोर्ट्समैन हमने नहीं बुलाया क्योंकि पैसे देने पड़ते हैं, एक्टर एक्ट्रेस नहीं बुलाई। और ये तो आप कह रहे हैं ना भाई, वो ताबिश हाशमी कह रहा है कि मैं अच्छे मेहमान बुलाने हो तो वो पैसे लेते हैं। अच्छा, वैसे तो उसका बहुत बड़ा शो है, लेकिन फिर भी जियो की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है जियो, और उस पर उसका बड़ा शो है, हेडलाइन में खबरें देते हैं। तब भी एक्टर एक्ट्रेस जो अच्छे लेवल के हैं वो कह रहे हैं पैसे दो तो आएंगे। एक चीज़ ये है कि आपने जब से माइक संभाला, कलम संभाला, एक इखलाकी जिम्मेदारी होती है। हमारा छोटा सा चैनल है,
उसके ऊपर हम समझते हैं कि हमें 10,000 20,000 30,000 जितने बंदे भी सुन रहे हैं ना, उनको ज़िम्मेदारी के साथ चीज़ पहुँचाएँ। जितने हमारे ये बड़े चैनल्स हैं, अदाकार हैं, डायरेक्टर हैं, जितने ये लोग हैं, इनके अंदर वो ज़िम्मेदारी नहीं लगती जिस तरह की ये गुफ्तगू आजकल कर रहे हैं। मतलब मैं पिछले 2 साल में ये चीज़ें देखी, उससे पहले तो मैं इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं करता था उस तरह। अपना काम किया, खेल खेली, घर चले गए। कभी इन लोगों से इंटरेक्ट करते हुए आपने कोई इखलाकियात की गुफ्तगू की है इनसे? एक्टर्स की बात कर रहे हैं एक्टर, एंकर, कई लोग, मतलब पूरी की पूरी हम कह लें मीडिया इंडस्ट्री। यार। मेरे ख्याल में इससे पहले कहीं पे ये बात थी, लेकिन जब से ये यूट्यूब का आम हुआ है ना काम, मैंने बहुत से बाइज्जत जो इज़्ज़तदार लोग हैं उनको देखा है कि जी वो अब इस तरफ आ गए हैं। और बड़े बड़े लोग जो हमें बड़ा अखलाकियात का चैप्टर पढ़ाया करते थे, उन्होंने अभी थंबनेल वही लगाना शुरू कर दी है। इस तरह ही ठीक है ना, जो चैनल पे बैठ के हमें बताते थे बेटा ऐसे नहीं खबर, ये उन्होंने खुद जब अपने काम शुरू किए वही सब कुछ उन्होंने करना शुरू कर दिया, जो शायद हम आज भी नहीं करते। तो ये ना एक दौड़ लग गई है, लोग कह रहे हैं पैसे बनाओ। यहाँ पे लोग जब कहते हैं ना, मैं आपके पॉडकास्ट में बैठ के कहूँ ना मेरी तनख्वाह से मैं एक गाड़ी हर महीने खरीद सकता हूँ, 3 महीने बाद खरीद सकता हूँ, तो ये है अब लोगों के लिए खबर। हालांकि ये खबर तो कोई नहीं है। हाँ, लोगों के लिए ये है अब दिलचस्पी का सामान। मैं आपको बताऊं, मैंने घर में शेयर रखा है, मेरी 10 गाड़ी हैं, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। यानी काम की बात मैं ना बताऊं, मैं आपको अपनी दौलत से ललचाऊं, ठीक है। अब फिर हमें भी क्या हुआ कि अल्टीमेटली हमें देखा यार पब्लिक का इंटरेस्ट भी इसी तरफ ही है, तो हम फिर लोगों से पूछना शुरू हो गए, भाई आपकी क्या दौलत, आप क्या कमाते हैं, कैसे कमाते हैं। मैं तो इस परस्पेक्टिव से पूछता हूँ लोगों से कि कोई मोटिवेशन मिले कि ठीक है अच्छा पैसा कमाना, अपना बिजनेस 10 से और करेगा तो उसी भी शुरू कर लो। हाँ, लेकिन मैं अगर अब यही चाल चलन हो गया कि हर बंदा ये चाहता है कि यार असल में ना ये क्लिक जो है ना, वो पहले किताबें आती होती थी पार्लियामेंट से बाज़ार हुस्न तक, उसके कई एल्बम छपे, चीज़ें छपी। अब ये टाइटल ही इतना ज़बरदस्त था ना, और उसके अंदर हम कहते ना शहबाज शरीफ की 2 नंबरियाँ, फलाने की ये, फलाने की रातों का राज, ये सही है। तो अब ये किताबें मैं और आप सारे ही हो, मुझे लगता है यूट्यूब भी ऐसी हो गई है, पार्लियामेंट से बाज़ार हुस्न तक इस तरह ही जो ज़्यादा टाइटल इस तरह का देगा, अंदर कुछ भी ना हो बेशक, तो लोग उस पर क्लिक करते हैं, उससे इकोनॉमी जुड़ी है, तो लोग झूठ बेच रहे हैं, सियासत हो, मुआशरत हो, हर जगह पे फिर यही बिक रहा है, और अल्टीमेटली हम उस तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, अब आप बात कर रहे हैं, मैं आपके पास बैठा हूँ, तो मैं पॉडकास्ट बहुत कम कोशिश करता हूँ कि उसमें शरीक हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपके मैंने क्लिप्स वगैरह देखे कि यार कोई संजीदा बात हो जाएगी, कोई अच्छी बात हो जाएगी। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि कितने लोग इसे देख लेंगे। अगर 100 लोग भी देखें और 100 लोगों तक कोई बात अच्छी पहुंच जाए तो कोई मसला जारी है। हाँ, और मेरे सामने हीरोज बने हैं सोशल मीडिया पे लोग, और मेरे सामने मिट भी गए हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आज का जो हीरो है, आज जो बड़ी गाड़ियाँ रखता है, जो बड़ी शादी करता है, वो हीरो कितनी देर तक रहेगा। 7 साल पहले, 10 साल पहले जो 1 पाउंड फिश गाना गाता था वो हीरो था, इस तरह ही है। और 2 साल बाद वो हीरो नहीं था। 4 साल पहले कोई मौलवी हीरो था जो हंस के बात करता हो, मज़ाहिया किरदार निभाता हो, वो था। तो ये किरदार ये जो हैं, ये 6 माह 1 साल के किरदार हैं, 2 साल के किरदार हैं। तो हमें तो टेस्ट मैच खेलना है। मैं ये नहीं कह रहा माशरे को ठीक करना मेरा ज़िम्मा है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं अपनी जो मेरा हिस्सा है वो तो मैं डाल के जाऊंगा ना। मैंने एक साहब ने मुझे कहा कि हम अपने तालीमी इदारे में आपका इंटरव्यूज़ चलाना चाहते हैं। मैंने आज से 3-4 साल पहले की बात है, तो मैंने बैठ के अपने इंटरव्यूज़ देखे कि कौन सी, उन्होंने कहा जी हम सिर्फ बच्चों को एक दिन आपके इंटरव्यूज़ के ज़रिए एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। मैं बाखुदा मैंने अपने इंटरव्यूज़ बैठ के देखे, मैंने कहा यार इसमें एजुकेशन तो कहीं पे भी नहीं है। यानी ये इंटरव्यूज़ किसी को एजुकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसमें चटपटा था, मसाला था, लोगों की चलो ठीक है इन्फॉर्मेशन थी उसमें, लेकिन एजुकेट एक मुख्तलिफ चीज़ है। मैं अपने पॉडकास्ट के ज़रिए, चाहे उसके लाख व्यूज़ हैं या 2 लाख हैं या 1000 हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बाद भी कोई चीज़ देखी जाए तो वो लोगों के लिए फ़ायदा मंद हो, भलाई का मामला हो। ये उस वक्त मेरे जहन में ये बात आई थी इंशाल्लाह, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ करते रहे। आप भी कर रहे हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। नहीं फ़ारूक भाई, मैंने आपको आते हुए फ़ारूक भाई ने कहा यार कितनी देर हम बात करेंगे, मैं कहा जी 2-3 घंटे कर लेंगे, मेरा क्या है। लेकिन फ़ारूक भाई ने कहीं जाना है, ये इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। संजीदा लोगों के साथ उठा बैठा करें, उनसे मिला करें,
उनका काम देखा करें, और काम को देखा करें पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से, ज़ाती बेहतरी के हवाले से नहीं। उसके लिए सियासतदान काफ़ी हैं। तो फ़ारूक भाई बहुत शुक्रिया आपका आने का। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।